जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मुगरे और इस वीडियो में हम जुडिशियल रिव्यू के बारे में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर 27 है लक्ष्मीकांत किताब का। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को आपने तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं भी आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन उसका रीज़न जो है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं और नेक्स्ट टाइम जब आप वीडियो देखो तो आप लाइक करोगे। शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इन सब की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ओरिजिन देखना पड़ेगा। जो जुडिशियल रिव्यू है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। तो जैसा कि यहाँ पर ट्रम्प साहब खुद बता रहे हैं कि वी स्टार्टेड इट, मतलब जो जुडिशियल रिव्यू है वो अमेरिका से आया था सबसे पहले। ऐसी कई कहानियाँ हैं जो ऐसा भी बोलती है कि जो जुडिशियल रिव्यू है, जो एक केस हुआ था जहाँ से जुडिशियल रिव्यू आया है, वो हम केस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, मेडिसन वर्सेस मरबुरे केस। तो उससे पहले भी जुडिशियल रिव्यू जो है वो था, और उसी के साथ साथ जो ब्रिटेन है वहाँ पर भी जुडिशियल रिव्यू जो है वो काफ़ी बार इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ऑफिशियली देखा जाए तो जो जुडिशियल रिव्यू है वो मेडिसन वर्सेस मरबुरे केस में आया है। तो हमें यही याद रखना है। अब लक्ष्मीकांत किताब में सिर्फ इतना दिया हुआ है कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो मेडिसन वर्सेस मरबुरे केस में आया है, लेकिन ये केस है क्या एक्चुअल में, तो हम यहाँ पर स्टोरी के थ्रू यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, ताकि एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी आपको पता चल जाएगी, एक केस स्टडी टाइप का आपको पता चल जाएगा, और ये भी पता चलेगा कि जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, वहाँ से कैसे जुडिशियल रिव्यू निकल के आता है, और फिर हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी एंट्री होती है। तो आइए जानते हैं हम मेडिसन वर्सेस मरबुरे केस। अब यहाँ पर ये जो बात आती है वो आती है जब एडम प्रेसिडेंट थे। लेकिन ये जो एडम है जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, इनका यहाँ पर आखिरी दिन शुरू थे प्रेसिडेंट फॉर्म के। अब क्यों? क्योंकि जो एडम थे वो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हार चुके थे। अब जो एडम थे वो फेडरलिस्ट थे। अब जिनके साथ इन्होंने जो अपना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो हारा था, उनका नाम था जेफरसन, जो कि एंटी फेडरलिस्ट थे। अब ये जो है ये इलेक्शन यहाँ पर जीत चुके थे, मतलब अब प्रेसिडेंट कौन बनने वाले हैं, तो जेफरसन बनने वाले हैं। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो जाते हैं, जब रिजल्ट बाहर आ जाता है, तो उसी दिन से यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो अपना ऑफिस होल्ड नहीं करते हैं। कुछ वक्त होता है बीच का, मतलब यहाँ इलेक्शन की डेट, इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं कौन जीता है। अब यहाँ से जो नए प्रेसिडेंट है वो अपना इलेक्शन होल्ड करेंगे, जो ऑफिस है वो होल्ड करेंगे। अब ये जो बीच का वक्त है, ये जो पुराने हमारे प्रेसिडेंट है वही यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो बने रहेंगे और अपना जो ऑफिस है वो होल्ड करेंगे। तो उस तरीके से यहाँ पर जब डिक्लेयर हो गया कि कौन जीत चुका है, तो जेफरसन जीत चुके थे। अब ये जो अपना ऑफिस है वो इस डेट से होल्ड करने वाले थे। अब ये जो बीच का वक्त है, ये एडम जो है वो ऑफिस संभाल रहे थे। अब यहाँ पर जो एडम थे वो काफ़ी चल बिचल हो रहे थे। किस लिए? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर एंटी फेडरलिस्ट होने के नाते यहाँ पर उनकी जो पावर है वो पूरी की पूरी खींच ली जाएगी। इसलिए वो कुछ ऐसा सोच रहे थे, ऐसा ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि जो फेडरलिस्ट है वो भी यहाँ पर पावर में बने रहे। तो उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने डिसाइड किया कि जो फेडरलिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं उन्हें यहाँ पर जजेस बनाना शुरू करते हैं। तो जिस दिन वो अपना ऑफिस छोड़ने वाले थे उसके पिछली वाली रात उन्होंने फेडरलिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स हैं उन्हें यहाँ पर जजेस बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर जब उन्होंने जजेस बनाना शुरू कर दिया तो उसे हम मिडनाइट जजेस भी कहते हैं, क्योंकि रातों रात ये लोग जजेस बन चुके थे। तो इन्होंने जजेस बनाना शुरू कर दिया, यू जज यू जज यू जज। और उसी के साथ इन्होंने जो कांग्रेस है उनसे भी अप्रूवल ले लिया था
अब कांग्रेस मतलब राहुल गांधी साहब की इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, तो वहाँ पर जो लेजिस्लेचर है वहाँ से भी उन्होंने अप्रूवल ले लिया था। मतलब कुछ भी हो जाए, लेजिस्लेचर से अप्रूवल मिल चुका है, मतलब अब ये लोग जजेस बनने ही वाले हैं। लेकिन जब जेफरसन अपना ऑफिस होल्ड करने आए तब वो खुश नहीं थे। जब उन्हें ये सब पता चला तो उन्होंने कहा कि करारा जवाब मिलेगा। ये सब रोकने के लिए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मेडिसन। जो यहाँ पर हम देख रहे हैं मेडिसन वर्सेस मरबुरे केस, तो यहाँ पर जो मेडिसन है वो यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे। अब यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो जेफरसन है उन्होंने कहा कि जितने भी अपॉइंटमेंट लेटर जाने वाले हैं, जितने भी जजेस को एज ए जजेस अपॉइंट किया गया है, उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर नहीं पहुंचना चाहिए, उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर ना भेजा जाए। अब यहाँ पर जो मेडिसन है उन्होंने इनकी बात सुन ली, क्योंकि वो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, तो इन्होंने उनकी बात सुन ली, किसी भी अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो नहीं पहुंचा गया। अब यही जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसके एक इंसान जो है वो वेट कर रहे थे। वो कौन थे? तो वो थे फेडरलिस्ट मरबुरे। अब यहाँ पर फेडरलिस्ट मरबुरे जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे थे, जो लेटर आने वाला था उसका वेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर लेटर उन तक पहुँचा ही नहीं। उन्हें यह सब पता चला कि जेफरसन जो है उन्होंने मेडिसन के द्वारा यहाँ पर मेरा जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो रोक कर रखा है। तो इनके मेन जो अपोनेंट थे वो कौन थे? तो मेडिसन थे। तो इसलिए वो मेडिसन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद मरबुरे ने ऐसा कहा कि जो मेडिसन है उसके अगेंस्ट में आप मेंडेमस इशू कीजिए। अब मेंडेमस जो है वो हमने पिछले जो लेक्चर्स है उसमें पढ़ चुके हैं। मैंने आपको ट्रिक्स टू रिमेंबर रिट्स, उसमें भी जितने भी रिट्स है, हिबियस कॉर्पस, मेंडेमस, सर्चोररी, प्रोहिबिशन, को वारंटो, वो सब डिटेल में पढ़ाए हैं और फोटोज़ के द्वारा बाहुबली के स्टोरी के साथ मैंने आपको पढ़ाया है। जैसे मेंडेमस अगर आप देखा जाए तो मेंडेमस मैंने किस तरीके से पढ़ाया था, तो यहाँ पर कटप्पा थे और यहाँ बाहुबली की फ़ोटो थी। तो बाहुबली की जो माँ है वो कटप्पा को कहती है कि आपको बाहुबली को मारना है। अब यहाँ पर कटप्पा जो है वो कौन है? वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, क्योंकि वो उनके किंगडम के अंडर में काम कर रहे हैं, वो प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो मेंडेमस है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट में इशू हो सकता है। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर जब बाहुबली की माँ है, उन्होंने जब कटप्पा को कहा आपको बाहुबली को मारना है, तो कटप्पा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बचपन से मैंने उन्हें हाथों से संभाला है, मैं कैसे मार सकता हूँ। तो इस तरीके से क्या हुआ है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उन्होंने अपनी ड्यूटी यहाँ पर परफॉर्म करने से मना कर दिया है। अब जब ड्यूटी परफॉर्म करने से मना कर दिया है तो उनके अगेंस्ट में मेंडेमस इशू हो जाता है। अब यहाँ पर जो कटप्पा है वो भी कहते हैं कि मेरे अगेंस्ट में मेंडेमस इशू हो गया है, तो मुझे अपनी ड्यूटी जो है परफॉर्म करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर वो जाकर बाहुबली को मार देते हैं। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट में जब गवर्नमेंट ऑफिशियल अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से मना करता है तो उसके अगेंस्ट में मेंडेमस इशू हो सकता है। तो यहाँ भी जो मेडिसन थे उन्हें जो यहाँ पर ऑर्डर्स दिए गए थे वो यहाँ पर फॉलो करने से मना कर रहे थे। इसलिए जो मरबुरे हैं उन्होंने ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट से कि यहाँ पर मेंडेमस इशू कीजिए इनके अगेंस्ट में। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ के जो जजेस थे उन्होंने यहाँ पर साफ मना कर दिया। अब यहाँ पर उन्होंने मना क्यों किया? क्योंकि उन्होंने कहा कि टेलिंग पॉलिटिशियंस टू डू देयर जॉब, मतलब जो भी पॉलिटिशियंस है उन्हें ऐसा कहना कि तुम ये जॉब करो, ये कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है कि ये कोर्ट की ड्यूटी है, ये कोर्ट की ड्यूटी नहीं है। इसलिए जो कि जुडिशरी एक्ट 1789 आया था जो कि राइट दे रहा था मेंडेमस इशू करने का, वो एक्चुअल में अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। मतलब यहाँ पर जो कोर्ट है उन्होंने दो चीज़ें करी। अब दो चीज़ें कौन सी की? तो सबसे पहले तो जेफरसन थे उनके काम में यहाँ पर इंटरफेयर करने से मना कर दिया। जो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं जाएंगे, तो वहाँ पर उन्होंने इंटरफेयर करने से मना कर दिया। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने कही वो की कि फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एक्शन जो है उसे उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया। मतलब वहीं से शुरू हुआ जुडिशियल रिव्यू। मतलब यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है वो कोई भी लॉ लाती है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है तो वहाँ पर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वॉइड करार कर दिया जा सकता है। तो यहाँ से ओरिजिन हुआ जुडिशियल रिव्यू का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि जुडिशियल रिव्यू कहाँ से आया है, किस तरीके से आया है। अब यहाँ पर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया में जैसे कि
अमेरिका में हमने देखा कि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं जुडिशियल रिव्यू का फैक्टर दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंडिया में देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो जुडिशियल रिव्यू है उसका फैक्टर दिया हुआ है। बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों कोर्ट के लिए दिया हुआ है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए जुडिशियल रिव्यू है तो वो गलत रहेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के लिए है। और जो जुडिशियल रिव्यू है वो है बेसिक फीचर, बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो हमने बेसिक स्ट्रक्चर चैप्टर में ऑलरेडी देखा हुआ है, जो चैप्टर 11th है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, बहुत अच्छा चैप्टर मैंने बनाया है, वो बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, तो आपको पसंद ज़रूर आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया है। तो यहाँ पर बेसिक फीचर है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भी उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर मीनिंग हम जानने की कोशिश करते हैं। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? ये एक पावर है जुडिशियरी की जो एग्जामिन करती है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट अगर ऐसा कोई भी लॉ लाती है या कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाता है, तो उसे ये जुडिशियल रिव्यू के ज़रिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर उसे कॉन्स्टिट्यूशनल एक दर्जा दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मोदी जी ने एक ऐसा लॉ लेके आ गए कि आज रात 8 बजे से सुप्रीम कोर्ट लीगल कोर्ट नहीं रहेंगे मित्रों। मतलब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्हें इलीगल बता रहे हैं, मतलब लीगल नहीं बता रहे हैं। अब यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जा रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने प्रेसिडेंट का एसेंट भी ले लिए। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को आ गया गुस्सा, उन्होंने बोला कि आत्ता माझी सटक ली, मतलब शेर से उसका जंगल ही छीन लिया। अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि आता तुम्हारा दाखो तो इन्होंने ये जो एक्ट लाया है इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाकर कुछ लॉ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो लॉ है इसे हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हैं, ये नल एंड वॉइड हो गया है। तो अगर आपको पता होगा कि जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा। तो ये हो गया जुडिशियल रिव्यू। तो ऐसे बहुत सारे केसेस में जुडिशियल रिव्यू जो है यहाँ पर एंजॉय किया है सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने। अब यहाँ पर जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी इन्होंने जुडिशियल रिव्यू को किस तरीके से क्लासिफाई किया है। तो जुडिशियल रिव्यू ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आते हैं, मतलब जो हमारे संविधान में चेंजेस होते हैं। जुडिशियल रिव्यू ऑन लेजिस्लेशन ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर भी हो सकता है। और उसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं वहाँ पर भी जुडिशियल रिव्यू जो है वो आ सकता है। मतलब सारे जितने भी एरियाज़ है वो सब कवर हो चुके हैं जुडिशियल रिव्यू में। और हमारा जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक फीचर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब जुडिशियल रिव्यू ये कभी निकाल नहीं सकते हैं। मतलब अगर गवर्नमेंट ऐसा लॉ लाना चाहती है कि आज से कोर्ट अपने जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया जाएगा, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिक स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब देखिए, हमने देखा है कि जो यूएसए है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं जुडिशियल रिव्यू का दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भले ही जुडिशियल रिव्यू ऐसा फ्रेज ना दिया हो, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट ये भी कहीं लिखा हुआ नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है, लेकिन पॉपुलरली हम उसे बजट ही कहते हैं। उसी तरीके से जुडिशियल रिव्यू ऐसा फ्रेज कहीं दिया हुआ नहीं है, लेकिन ऐसे आर्टिकल्स काफ़ी दिए हुए हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की एक पावर है। तो वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? जैसे कि आर्टिकल 13 आता है। आर्टिकल 13 मतलब क्या है कि जितने भी लॉज है दिए हुए फंडामेंटल राइट्स में, अगर वहाँ पर कोई लेजिस्लेचर उसका हनन करने का कोशिश करता है, अगर उसे छीनने की कोशिश करता है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको जो फेमस आर्टिकल्स है जैसे आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 और उसके बाद 143, ये जो आर्टिकल्स है यही इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई आर्टिकल्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना है कि काफ़ी आर्टिकल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जैसे आर्टिकल 32 जो है वो फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने के लिए जो रिट्स एनफोर्स करते हैं वो यहाँ पर बताता है, जिससे कि हम जुडिशियल रिव्यू देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट को यहाँ पर पावर देता है रिट्स इशू करने का। तो ये जो है हमने ऑलरेडी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और फिर उसी के साथ साथ हमने जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था उसमें हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। उसी के साथ साथ आर्टिकल 131 से लेके 136, अब 131 जो है वो जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन आता है सुप्रीम कोर्ट का, जो सेंटर स्टेट में अगर फाइट होती है या फिर इंटर स्टेट में फाइट होती है तो वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू आता है, वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में हमने देखा था। उसके बाद आर्टिकल 132 जो है वो एपिलेट ज्यूरिडिक्शन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में यहाँ पर आता है।
अब 133 जो है वो एपिलेट ज्यूरिडिक्शन ही आता है, लेकिन यहाँ पर सिविल केसेस में आता है। और जो आर्टिकल 134 है वो क्रिमिनल केसेस में आता है। यहाँ पर सब एपिलेट ज्यूरिडिक्शन की ही बात हो रही है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आर्टिकल 135 भी आता है, जो एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को, जो भी ज्यूरिडिक्शन है उसका फेडरल कोर्ट प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लिए, वहाँ पर भी जुडिशियल रिव्यू वो ला सकते हैं। या फिर 136 भी ऑथोराइज करता है सुप्रीम कोर्ट को, जो ग्रांट कर सकते हैं स्पेशल लीव, जो अपील फ्रॉम कोर्ट और ट्रिब्यूनल। तो इस तरीके से वहाँ भी जुडिशियल रिव्यू जो है वो फैक्टर आता है। और 143 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 143 अभी न्यूज़ में भी चल रहा है, इसलिए इसके बारे में पूछ सकते हैं। अब आर्टिकल 143, अब 143 जो है ये बॉन्डिंग के बारे में बताता है, ये जो नंबर है। तो उसी तरीके से हमने याद रखा था कि यहाँ पर भी बॉन्डिंग होती है किसके बीच, तो हमारे प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच। प्रेसिडेंट जो है वो ओपिनियन मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का। तो इस तरीके से हमने आर्टिकल 143 देखा था। तो वहाँ पर भी यहाँ पर जो जुडिशियल रिव्यू है उसका फैक्टर आता है। 226 हाई कोर्ट के लिए हमने देखा है। 227 जो है वो भी यहाँ पर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन जो है उसे सप्रेस करने के लिए, सुपरसीड करने के लिए जुडिशियल रिव्यू आता है हाई कोर्ट के पास। मतलब बोलने का मतलब यह है कि जितने भी आर्टिकल्स है, तो हमें सुप्रीम कोर्ट के भी यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू के लिए आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं और हाई कोर्ट के लिए भी जुडिशियल रिव्यू के लिए आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जैसे आर्टिकल 372 जो है वो डील करता है कॉन्टिन्यूएंस जो फोर्स है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉस के लिए, वहाँ पर भी जुडिशियल रिव्यू। मतलब हर एक फैक्टर यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू जो है उसके अंडर में आता है। अब ये आर्टिकल्स आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, जितना मैंने आपको बताया है 13, 32, 226, 143, इतना आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है अगर पूछते भी है तो। अब उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंस क्या है जुडिशियल रिव्यू का, टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है उसकी सुप्रीमेसी यहाँ पर मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे सुप्रीम है, तो इसलिए यहाँ पर उसकी सुप्रीमेसी मेंटेन रहना चाहिए। तो अगर कोई भी लेजिस्लेचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाकर कोई लॉ लाती है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया जाएगा और वो नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। टू मेंटेन फेडरल इक्विलिब्रियम, अब हमारा जो सेंटर स्टेट है उसका जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन करने के लिए भी यहाँ पर जो जुडिशियल रिव्यू है वो आता है। टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, अब फंडामेंटल राइट्स देखिए, अगर मेरा फंडामेंटल राइट यहाँ पर वॉयलेट होता है या फिर स्टेट ऐसा कोई, स्टेट इन द सेंस जो पार्लियामेंट है वो ऐसा कोई लॉ लाती है जिससे कि मेरा फंडामेंटल राइट कर्टेल हो रहा है, तो मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ और वहाँ अपील कर सकता हूँ रिट्स की। तो इस तरीके से जुडिशियल रिव्यू जो है वो फंडामेंटल राइट में भी आता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अब स्कोप किस तरीके से है, तो स्कोप जो है यहाँ चैलेंज किया जा सकता है लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट के लिए भी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के लिए भी। मतलब अगर मोदी जी ने कोई लॉ लाते हैं तो वहाँ पर भी उसे चैलेंज कर दिया जा सकता है, या फिर प्रेसिडेंट अपना कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कुछ लाते हैं तो वो भी चैलेंज किया जा सकता है। तो ये कौन से बेसिस पर किया जा सकता है, अगर फंडामेंटल राइट को कोई हानि पहुँचती है तो, या फिर कोई अथॉरिटी है जिसने लॉ लाया है लेकिन उसके कॉम्पिटेंस के बाहर है वो लॉ लाना, तो वहाँ पर भी चैलेंज किया जा सकता है। या फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बाहर जाकर लॉज लाते हैं तो वहाँ पर भी जो है वो अपील कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ट्रम्प बोल रहे हैं कि आवर जुडिशियल रिव्यू इज़ ब्रॉडर, मतलब हमारा जो जुडिशियल रिव्यू है वो यहाँ पर ब्रॉडर है। तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, यहाँ पर स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू में हम जानने की कोशिश करते हैं जो यूएसए है उनका जुडिशियल रिव्यू बेस्ड है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर, लेकिन हमारा जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेस्ड है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ पर। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ में क्या फ़र्क है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो डिक्लेयर कर सकता है लॉज जो वॉयलेट करेगा ऑन सब्सटेंटिव ग्राउंड पर भी और प्रोसीजरल ग्राउंड पर भी। अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए सब्सटेंटिव ग्राउंड मतलब होता है कि यह जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर उसके अगेंस्ट में जाकर कोई लॉ ला रहे हैं, मतलब सिर्फ लॉ, यहाँ पर पब्लिक नहीं आने वाली है कहीं पर भी, लॉ मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाकर कोई लॉ ला रहे हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया जाएगा, वो हो गया सब्सटेंटिव ग्राउंड। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसीजरल ग्राउंड है उसका मतलब ये होता है कि लोगों के बारे में भी सोचना, मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी पॉलिसी आती है तो पॉलिसी के इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे लोगों पर, जो सूटेबिलिटी है लोगों के लिए वो किस तरीके से रहेगी। अगर लोगों के लिए भी वो सूटेबल नहीं है जो भी लॉ लाते हैं तो वहाँ पर भी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया जा सकता है जो यूएसए की सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा।
लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है। इसका मतलब है कि ओनली ऑन सब्सटेंशनल ग्राउंड, मतलब सिर्फ जब हमारा संविधान के अगेंस्ट में जाकर कोई लॉ लाया जाएगा तो तभी सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया जाएगा। वहाँ लोगों पर क्या इंप्लीकेशंस होने वाले हैं, लोगों को सुटेबल होगा कि नहीं, कोई भी अगर लॉ आता है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर कोई भी लॉ आ रहा है लेकिन भले वो लोगों के लिए अच्छा ना हो, फिर भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकती है, वहाँ अपना जुडिशियल रिव्यू इस्तेमाल नहीं कर सकती है। लेकिन वही जो यूएसए की सुप्रीम कोर्ट है वो अपना जुडिशियल रिव्यू जो है वो वहाँ पर भी एंजॉय कर सकती है लोगों की इम्प्लीकेशन के लिए। इसका मतलब क्या है कि हमारा नैरोअर है और जो यूएसए है उसका ब्रॉडर है। अब इस तरीके से एक क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से सुनिएगा। इंडियन जुडिशियल रिव्यू इज बेस्ड ऑन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड हेंस इट इज़ नैरोअर देन अमेरिकन जुडिशियल रिव्यू। अब हम यहाँ ये तो देख लेंगे कि हम इन्होंने ये बोला है कि नैरोअर है अमेरिकन जुडिशियल रिव्यू से, हमें ये पता है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट रहेगा वो सही रहेगा। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर हमारा बेस नहीं है, हमारा बेस्ड है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ पर। तो ये दो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, अमेरिका का ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और हमारा प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा जो जुडिशियल रिव्यू चैप्टर है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो रहा है, सिर्फ एक पार्ट बचा है, वो मैं डिटेल में लेना चाहता हूँ क्योंकि उस पर काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, एमपीएससी जो है उसमें भी क्वेश्चंस आए थे, तो इसलिए मैं वो डिटेल में लूँगा। जुडिशियल रिव्यू ऑन 9th शेड्यूल, तो उस पर सेपरेट एक चैप्टर लूँगा मैं, सेपरेट एक वीडियो बनाऊँगा ताकि पूरा हमारा जुडिशियल रिव्यू जो है वो कंप्लीट हो जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि अभी हाल ही में जो जुडिशरी है वो काफ़ी जुडिशियल रिव्यू अपना इस्तेमाल कर रही है, तो इसलिए क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। टेलीग्राम पर पीडीएफ जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं अपलोड कर दूंगा, और आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।